नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां हम बात करेंगे आज गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो चलिए, चूंकि हमारा डिस्कशन जो है वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से होता है, तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ बढ़े उसके पहले कुछ चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप लेक्चर शुरू कर रहे हैं देखना, तो उसको अंत तक देखने का प्रयास किया करिए। बिना अंत तक देखे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लेक्चर जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, थोड़ा सा साथ चलने का प्रयास कीजिए। आधे अधूरे लेक्चर का देखने का कोई 1% भी उसका आपको जो है यूटिलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। कभी भी आपको यही लगेगा कि अरे यार, इतना पढ़ा था, इसके बाद और पढ़ लेते तो थोड़ा सा ठीक होता। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना शुरू कीजिए। फिलहाल आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और बात करते हैं जहाँ जो यहाँ पर पूछा जा रहा है उसके बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद विलियम बेंटिक जो है वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। वहीं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे वारेन हेस्टिंग, न कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक, न कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। जनरल शब्द यह बाद में जोड़ा गया था गवर्नर के आगे, जब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को मिला दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो कौन बना था 1774 में? वारेन हेस्टिंग जो है वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वहीं रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 और 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि तक बना रहा था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मेयो, या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा सा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई और यहाँ पर अभी अभी आपने पढ़ा कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। चूँकि बुक की बात है, बुक में इनको देना था, तो बुक में इन्होंने स्टार लगा दिया और बता दिया कि प्रश्न जो है वह गलत है। लेकिन वहाँ पर आप प्रश्न जो है वह गलत करके नहीं आएंगे। आपको या तो उस प्रश्न को छोड़ना होगा या फिर अपना कोई न कोई आंसर टिक करना होगा। जब आप टिक करेंगे तभी आपको जनरलाइज मार्क मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं, देखिए किसी भी प्रकार से हाई कोर्ट में भी रेट लेकर चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपकी चीज़ें जो है वह स्वीकार नहीं की जाएंगी। दरअसल आपको फैसला या डिसीजन ये लेना होता है कि इनमें से जो पहले रहा हो वह जो है प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक, तो इनमें से हम देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत पुराने थे, उस समय यह बंगाल के गवर्नर बने थे। तो वारेन हेस्टिंग जो है यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। जबकि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, न कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी है। ठीक है, तो इन दोनों के कार्यकाल को अगर आप देखें और इनमें से जिसका कार्यकाल पहले हो उसको आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था यह था 1848 से कब तक का था बताइए, 1856 तक का। वहीं लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था यह था 1869 से लेकर के 1872 तक का। तो पहले कौन आया, पहले आए डलहौजी जी। आप चले जाइए, अपना आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि आयोग स्वीकार करने से मना कर देता है आपकी आपत्ति, आप चले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट भी इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं छेड़ता है, वह कहता है कि जो भी विकल्प हैं आपको उन्हीं में से चुनना है। पहले ही पेपर में लिखा रहता है ना कि दिए गए विकल्पों में से ही आपको चुनना है। तो दिए गए विकल्पों में से आप अपने बेस्ट आंसर को हमेशा चुनने का प्रयास करते भी हैं। यहाँ पर भी आपको अपना बेस्ट आंसर देना था ऑप्शन नंबर डी को। ठीक,
तो इस प्रकार से विवादों में पड़ने के बजाय अपने आंसर को बेस्ट तरीके से चुनना सीखिए। हाँ, हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि तथ्यात्मक रूप से वो गलत हो जाते हैं, उनको आप सही नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उसमें भी कुछ XYZ लगा करके चले आइए, जिससे कि आपको नंबर जो है वह मिलते रहे। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, चूँकि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डफरिन और एक पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर पुनः विचार कीजिए। पहला, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, दूसरा इलाहाबाद की संधि, तीसरा है बक्सर का युद्ध और चौथा है वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। इन घटनाओं को आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कूट है ए 3 2 1 4, बी 3 1 2 4, सी 1 2 3 4 या डी 2 1 4 3। चलिए यहाँ फिर से देख लीजिए आप। फिलहाल क्लाइव भारत पुनः कब आया था, हमने देखा 1765 से 67 की ईस्वी में यह दोबारा बन के आया था। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। ठीक है, इसी संधि को करने के लिए क्लाइव को बुलाया ही गया था। और इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद ही तो इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि को करने के लिए क्लाइव को बुलाया गया था। तो बक्सर का युद्ध हुआ पहले, उसके बाद बुलाया गया क्लाइव को, फिर क्लाइव आए तब जा कर के हुई इलाहाबाद की संधि, और इन सब के पहले जो थे इन सब के बाद जो बने भारत के गवर्नर वे थे वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर बना था, भारत का नहीं, 1774 में। ठीक है, बाकी सब तो 1765 की घटनाएं हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक ऑप्शन नंबर सी कह रहा हूँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 4। पहले बक्सर का युद्ध होता है, फिर क्लाइव को बुलाया जाता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद जाकर के कहीं वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का गवर्नर बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ सभी का समय काल दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि 2 संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त और एक 15 अगस्त था या 16 अगस्त था शायद। तो ये दोनों ही संधियाँ अगस्त 1765 में हुई थी और वारेन हेस्टिंग जो है वह भारत का गवर्नर बना था, बंगाल का गवर्नर बना था 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधारों को करने का श्रेय क्लाइव को था। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और डी, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। चलिए, इसका जो सही आंसर है बताना क्या है, कौन सा सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यह जो है गलत दिया हुआ है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था और क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, इसके द्वारा युद्ध की नीति को तिलांजलि दे दी गई थी। बाकी सभी के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लाइव की। तो देखिए, क्लाइव ने जो है अपने समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैनिक और असैनिक दोनों ही सुधार किए, जिसमें असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना बंद करवा दिया कंपनी के कर्मचारियों का, और साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को भी उसने बंद करवा दिया। और इसके अलावा सभी कर्मचारियों को इंटरनल टैक्स या फिर आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया था। वहीं अपने सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव के द्वारा दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया गया था सैनिकों को। और इसके अलावा जनवरी 1766 से यह दोहरा भत्ता केवल उन सैनिकों को ही दिया जाता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जन प्रशासन की। तो देखिए, जन प्रशासन की नींव जो है यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई थी और जिस पर ऊपरी संरचना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में ही न्यायिक सुधार, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा
व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव रखी गई थी। वहीं विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, तो इनके विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई थी और भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। ठीक है, चलिए, और सबसे अंत में बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, जिसने अपने द्युति के सिद्धांत या व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर को और संभलपुर को, 1850 में बाघाट को, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर का विलय कर लिया। तो वहीं जाते जाते भी डलहौजी ने अवध का भी विलय कर लिया, लेकिन व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को आधार बना करके। ठीक है, फिलहाल लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वह था 1848 से 1856 तक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए सी स्लीमैन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड मेयो या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह था आपका क्लाइव। ठीक है, इसी ने बक्सर के युद्ध के बाद वह इलाहाबाद की संधियाँ की थी और 23 जून 1757 के प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व भी इसके द्वारा किया गया था। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, देखा है ना अभी अपने पिछले लेक्चर्स में अपने। तो देखिए, 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ही कर रहा था और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। किसके किसके मध्य हुआ था, जरा कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ना कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में भी हमने बात की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसने, कब हुई थी? 1784 में। सारे इसी में जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है इसी में सब कुछ डिस्कस किया गया है, छोड़िए मत। ठीक है, तो देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेजली या फिर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, हमने गवर्नर जनरल को भी उस समय देखा था जो, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1773 से 1785 के आसपास इसका कार्यकाल था। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1784 को। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ठीक, नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति संबंधित है ए वारेन हेस्टिंग से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से या फिर डी लॉर्ड हेस्टिंग से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। दरअसल इसमें इनके द्वारा किया गया जाता था, पहले इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई अंग्रेजी क्षेत्र है, ये मान लीजिए कोई ब्रिटिश क्षेत्र है, तो यह घेरे की नीति के तहत करते क्या थे, इसके आसपास भी तो राज्य रहे होंगे, इनसे समझौता कर लेते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब चूंकि ये सुरक्षित हैं तो ये अंदर वाले तो अपने आप सुरक्षित हो गए ना। बस यही थी इनकी घेरे या सुरक्षा की नीति, जिसका सर्वाधिक प्रयोग जो है वो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, विलियम बेंटिक नहीं, वो क्या नाम था, वेलेजली के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिक, सॉरी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति में वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध व अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से इस नीति का उपयोग किया था। उसके समय में कंपनी ने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य या बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया, जिसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि अपने पड़ोसी के राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं भी सुरक्षित रहें। चलिए,
अफगान और मराठों से उस समय डर था ब्रिटिश साम्राज्य को, इसलिए वारेन हेस्टिंग ने अवध के साथ जो है वह सुरक्षा घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति के तहत समझौता किया था कि भैया अवध जो है सुन लो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो सैनिक रखेंगे ना, उन सैनिकों के खर्चे का व्यय जो है वह तुमको उठाना पड़ेगा। अवध ने समझौता कर लिया था, चलो अच्छा हम तो सुरक्षित रहेंगे ना, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था वह यही था कि यह अपने राज्य की सीमाओं यानी बंगाल की सीमा की रक्षा अफगान और मराठों से कर सके। अवध सुरक्षित तो अंदर वाला अपने आप सुरक्षित। ठीक है। हालांकि बाद में जब वेलेजली आया, वेलेजली के द्वारा इस नीति का जब प्रयोग किया गया तो उसका उद्देश्य था अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में भारतीय रियासतों को अधिक से अधिक लाना। यह उद्देश्य था वेलेजली का। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? ए हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग या डी लॉर्ड क्लाइव। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और इसको हटाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। देखिए, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने की आज्ञा देने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथों में लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान यानी कि मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल के उपदीवान थे और राजा सिताब राय जो कि बिहार के उपदीवान थे, इनको इनके पद से हटा दिया और स्वयं दीवान पद का कार्यभार संभाल लिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी, बक्सर के युद्ध के उपरांत। नेक्स्ट, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डायरेक्ट आंसर करें, बंगाल में दोहरे शासन या द्विशासन प्रणाली जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड वेलेजली। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग पर महाअभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग पर अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 95 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था और यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया था, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में जो विभिन्न विद्वान हैं वह मानते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो और जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जाना आवश्यक थी। अचानक से आपके सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो हो सकता है कि आप बहुत बेस्ट हो, बहुत सर्वोत्तम हो, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है भूल चूक हो जाए। यही कहना था वीए स्मिथ का वारेन हेस्टिंग के उस महाअभियोग के संदर्भ में। ठीक है। चलिए, हालांकि इसको दोष मुक्त कर दिया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली या फिर डी लॉर्ड कर्जन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। भारत में न्यायिक संगठनों की स्थापना, पुलिस सुधार, यह सभी जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे। फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 की कॉर्नवालिस संहिता जो है वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी,
जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ए वारेन हेस्टिंग, बी वेलेजली, सी कार्नवालिस या फिर डी विलियम बेंटिक। चलिए, इसका भी जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। हमने यही देखा कि इसके द्वारा कार्नवालिस संहिता के माध्यम से शक्तियों का पृथक्करण किया गया, जिसके माध्यम से कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया, और यहीं से शुरुआत होती है कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय सिविल सर्विसेज की। देखिए, भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कार्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कार्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए, कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी इसके द्वारा नए नियम बनाए गए। इसने कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चल कर के भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया था। इसीलिए कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कार्नवालिस के शासन काल में। नेक्स्ट, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी या डी गोरखपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र जो है वह गाजीपुर में स्थित है। देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस का प्रथम कार्यकाल तो 1786 से 93 ईस्वी तक था। उसके बाद 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक भी यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसी के द्वारा भारत में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गई थी, और यहीं पर इसकी कब्र भी वर्तमान में भी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पूछा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, या डी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। बताइए जल्दी से। बहुत आसान है यार, देखिए आसानी से पढ़िए एकदम आराम से। कंपनी के लिए किसी प्रकार की आय जो है वह सहायक संधि से कहाँ आ पाएगी? तो उन्होंने सेना अपनी दे रखी है, आय कहाँ से आएगी? सेना का खर्च ही राज्य उठा रहा है, वो थोड़ी ना आपको टैक्स भी देगा अलग से। तो यह व्यवस्था गलत थी, बल्कि इसका जो उद्देश्य था वह था दूसरे के खर्च पर एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण करना। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा जो है वह छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन का टाइम चल रहा था, ठीक है। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को जीत चुका था और गंभीरतापूर्वक वह भारत पर भी आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि क्यों नहीं किया नेपोलियन ने भारत पर आक्रमण, इसके बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। उसको अपने देश लौटना जरूरी हो गया था, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिसने अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित की और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा, राजा नहीं। राजा अपने मन से चले अच्छा पड़ोसी राज्य पे हमला कर दो, हम तुम्हें खर्चा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपनी ही डिसाइड करेगी कि वह सेना क्या करेगी, ठीक है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को अपने रियासत में नौकरी भी नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलतराव सिंधिया या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इसने एक कांड कर दिया था। क्या, देखिए, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। यानी पूना में कौन था? पेशवा। तो पेशवा के सामने दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे, जबकि और इसमें क्या हो रहा था, बाजीराव द्वितीय जो था वह सिंधिया का साथ, यानी कि दौलत राव सिंधिया का साथ दे रहा था। और उसने किया क्या कि 1801 में जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और जो ये बाजीराव द्वितीय थे और जो दौलत राव सिंधिया थे, इनकी संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। अब बाजीराव द्वितीय के पास रास्ता बचा नहीं, ये भाग करके कहाँ चले गए? बसीन में। और वहीं पर 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज़ों ने बसीन की संधि की और इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों की संरक्षकता को स्वीकार किया और यही संधि मराठों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि हुई। अगला प्रश्न, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? तो यह हुए थे अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ए, अवध का अवध का नवाब, बी, हैदराबाद का निजाम, सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय, या फिर डी, ट्रावनकोर का राजा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा बताइए? वह होगा ऑप्शन नंबर ए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वह था अवध का नवाब। हालांकि अगर वेलेजली की सहायक संधि के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हैदराबाद। ठीक है, अगर प्रश्न स्पेसिफिक रूप से पूछ लिया जाए कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वह था हैदराबाद का निजाम। देखिए, वेलेजली ने सहायक संधि का कोई आविष्कार नहीं किया था, बल्कि इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही विद्यमान था। ऐसा माना जाता है कि डुप्ले वह प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। किसके नेतृत्व में बताइए? बुक्सी के नेतृत्व में इसने जो है अपनी सेना किसको दी थी? यह जरा आप कमेंट करके बताइए, हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो डुप्ले ने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया था। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। लेकिन यदि प्रश्न में लिखा है ना वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर हैदराबाद होगा। नेक्स्ट, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, लॉर्ड वेलेजली, सी, सर जॉन शोर, या फिर डी, लॉर्ड ऑकलैंड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि जो है वह लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में क्रियान्वित की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ए, हैदराबाद के निजाम ने, बी, इंदौर के होलकर राज्य ने, सी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या फिर डी, मैसूर के शासक ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, इसी के काल में एक युद्ध भी हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ज़रा टीपू सुल्तान कब मारा गया था और वह युद्ध कौन सा है, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। तो पढ़ाया गया है आपको, अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। फिलहाल यहाँ देखिए, लॉर्ड वेलेजली जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य था, इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी पढ़ी तो हमने कितनी बार पढ़ लिया। लेकिन इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की संधि स्वीकार की थी वे थे, पहले हैदराबाद जिसने 1798 और 1800 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया, फिर मैसूर जिसने 1799 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया, उसके बाद तंजौर जिसने 1799 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया, उसके बाद अवध जिसने 1801 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया, फिर पेशवा जिसने 1802 में बसीन की संधि के उपरांत जो है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया,
उसके बाद बरार के भोसले जिन्होंने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया, फिर सिंधिया जिन्होंने 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, इन सभी राज्यों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम, क्योंकि यहाँ पर अवध का नाम नहीं है। ठीक है, 1798 और 1800 ईस्वी में इनके द्वारा जो है यह संधि स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। कूट है ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 2, सी 4 3 2 1 या फिर डी 3 2 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1798 या 1800 में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, फिर अवध ने 1801 में, उसके बाद सिंधिया ने 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किया था वेलेजली के साथ। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो अब इतना विचार क्या करना, सीधे आंसर करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। वारेन हेस्टिंग है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, जबकि वारेन हेस्टिंग का उद्देश्य तो बस बंगाल की रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था ए, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, बी, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, सी, किराज के रूप में धन प्राप्त करना, या डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर टी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। नेक्स्ट, यहाँ सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, वो मिला उला के दिया है अपने। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813। बताइए जरा कौन सा सही नहीं है। सहायक संधि 1863 में कहाँ है, सहायक संधि तो शुरू हो गई थी 1765 में ही अवध के साथ ना। ठीक है, फिलहाल थकान सी हो रही है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरीके से 1833 में। वहीं ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारतीय व्यापार को खोला गया था वर्ष 1813 में, लेकिन अभी भी कंपनी के पास चाय और चीनी का अधिकार, चीन से व्यापार का अधिकार था। पहले तो मैं चीनी ही पढ़ता था। नेक्स्ट, भारत, देखिए यहाँ पर भारत में अंग्रेजी श्रेष्ठता को स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया था और इसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य था वह था हैदराबाद। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। देखिए, 1833 के अधिनियम में पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। वहीं ब्रिटिश नागरिकों, इन सब के बारे में हमने देखा है और अभी आगे चल करके एक्ट के बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे प्रश्नोत्तर के ही माध्यम से। फिलहाल उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराए रखी? तो अब इतना सोचना क्या, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। नेपोलियन के आगे सब की शक्तियाँ जो है वह क्षीण होती जा रही थी, लेकिन वेलेजली ने सहायक संधि का इस्तेमाल किया और अपने भारतीय राज्य को बचा लिया। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, लॉर्ड हेस्टिंग, सी, लॉर्ड वेलेजली, या फिर डी, वारेन हेस्टिंग। थोड़ा सा धुंधला आ गया है ना ये, चलिए कोई नहीं।
फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 तक, ठीक है। दो युद्ध हुए थे, एक 1814 से 15 के आसपास चला था, उसके बाद फिर दूसरा युद्ध भी हुआ था एक 1815 में, और 16 तक चला, 16 तक चला नहीं था, 1815 में ही सुगौली की संधि हो गई थी, ठीक है। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वह 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1815 में सुगौली की संधि से यह आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन जो है वह 4 मार्च 1816 को किया गया था। थोड़ा इस पर फोकस करके ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी चर्चा में बना हुआ था यह, ठीक है, पिछली ठंडियों में। नेक्स्ट, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी और इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। देखिए यहाँ पर कौन सा है, 1815, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर डी लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको पता है कब हुआ था? या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? यही समस्या है। देखिए यहाँ पर जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1814-16 में हुआ था ना, शायद नहीं, 1817-18 में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और अभी अभी हमने देखा कि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक का था, 1814 से लेकर के 1823 तक का था। तब इसी में तो हुआ प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इसी के बाद हेस्टिंग ने किया क्या, जब यह युद्ध जीत गया तो इसने पेशवा की गद्दी ही समाप्त कर दी 1818 में। न रहे पेशवा न हो लड़ाई, ठीक है। बाकी अन्य सभी सही सुमिलित है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के मध्य। तो लॉर्ड वेलेजली के समय 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के समय टीपू सुल्तान जो है वह मारा गया था। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1817-18 में। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ए 1820 से 27, बी 1819 से 26, सी 1822 से 29, या डी 1818 से 1825। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट प्रश्न भी इनके कार्यकाल से लेकर के आता है, ठीक है। सर टॉमस मुनरो नहीं, जितने भी गवर्नर जनरल थे जो प्रसिद्ध रहे या जिन्होंने कुछ न कुछ कांड किए हैं, ठीक है। देखिए, सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर हैं। इनके द्वारा दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था और इनको इसका जन्मदाता भी माना जाता है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसको तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था और आगे चल कर के यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, ठीक है, कुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, वहाँ पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। कुल मिलाकर के भारत के 19% क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। किसका कौन जन्मदाता था इसका? तो इसका जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। आगे चल करके इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा आधुनिक कर्नाटक के एक भाग कुर्ग क्षेत्र में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए लॉर्ड वेलेजली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग ने,
सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या डी लॉर्ड हार्डिंग ने? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहाँ से हो जाएगा? अच्छा हाँ, इसने वहाँ का लिया था ना, मैसूर का लिया था, सॉरी। लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर नहीं है ना। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था? तो यह लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कभी कभी ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती। देखिए, विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ पर कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था फैली हुई थी, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, न कि वेलेजली, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने अंग्रेजी प्रदेश में मिला लिया था, इस आधार पर क्योंकि वहाँ पर उसका मानना था कि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कुशासन और अव्यवस्था व्याप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या फिर डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। हुआ कब था यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? 1790 से 92 के मध्य, ठीक है। अब बताइए, तो इसका जो सही आंसर है वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब से कब तक का समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस का? ज़रा कमेंट करके आप लोग बताइए, तो पता है कि नहीं? चलिए फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के मध्य हुआ था, जिसका अंत हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के माध्यम से, जिसमें टीपू के आधे राज्य को ले लिया गया था और साथ ही साथ टीपू पर 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भी लगाया गया था, जिसे जब तक टीपू सुल्तान नहीं चुकाता तब तक उसके 2 बेटों को अंग्रेजों के संरक्षण में रखा जाना तय हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि में, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। देखिए, फिलहाल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की गई थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज और उसके साथियों यानी कि निजाम और मराठों को देना पड़ा था। अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल की, तो यह था 1786 से 93 तक का, ठीक है। और इसके अलावा तो आपको पता ही है कि 1805 के आसपास भी यह एक बार आया था, ठीक। तो उसके बारे में भी आगे प्रश्न आएगा। फिलहाल ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? ए जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी एलेक्जेंडर बर्न्स या फिर डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठगों के दमन से संबंधित हैं कैप्टन स्लीमैन। इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। देखिए यहाँ पर ठगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित होते थे, लेकिन ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे और अपने शिकार का सिर काट करके देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। इस चीज़ को करने के पीछे इनका यह विश्वास था कि उनका यह धंधा जो है वह विधि का विधान है, तथा उस व्यक्ति जिनका उन्होंने सिर काटा है या फिर जिनको जो है उन्होंने मृत्यु के निकट पहुंचाया है, तो उसके भाग्य में ऐसी मृत्यु लिखी ही थी। इसीलिए उनको एक सेकेंड यार, देखिए जो ठग थे ना, वह थोड़ा सा ना उनको जिसका ये चीज़ बार बार हो जा रही है, तो थोड़ा सा मैं भी जो है कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। देखिए, ठगों में जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के अनुयायी शामिल थे, लेकिन इनके द्वारा वास्तविक रूप में काली, दुर्गा और भवानी की पूजा की जाती थी। ये करते क्या थे कि ये जब किसी व्यक्ति का शिकार करते थे तो उसको जो है मौत के घाट उतार देते थे, और ऐसा इनका मानना था कि ये जिसको मार रहे हैं ना, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से लिखी हुई है, उन्हीं के हाथों लिखी हुई है, ये इनका विश्वास था। और उसको मारने के बाद उस व्यक्ति का सिर काट करके देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ा देते थे।
हालांकि सती प्रथा के संबंध में कुछ न कुछ इधर उधर जो पारंपरिक कट्टरवादी हिंदू थे उनको लेकर के मतभेद हुआ, लेकिन ठगी के अंत के विषय के संबंध में संपूर्ण जनता ने सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया और अंततोगत्वा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया, जिसने यानी कि कैप्टन स्लीमैन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को इसमें से फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन कारावास के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंततोगत्वा 1837 के पश्चात जो है संगठित रूप से ठगों का अंत हो पाया था। लगातार चलाए गए ऑपरेशंस। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। अब क्या ABCD करना भाई। ठगों का उन्मूलन जो है वह कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। A वारेन हेस्टिंग, B लॉर्ड कर्जन, C विलियम बेंटिक या फिर D लॉर्ड कैनिंग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C, विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 के नियम 17 के द्वारा इस प्रथा पर अंत लगा दिया गया था। इस प्रथा का अंत कर दिया गया था। किस प्रथा का? सती प्रथा का। देखिए, राजा राम मोहन राय आदि प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा या फिर प्रोत्साहित किया, सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए। ठीक है, और इसको जो है उस समय के बहुत से प्रगतिशील समाचार पत्रों ने भी अपना समर्थन प्रदान किया। अंततोगत्वा विलियम बेंटिक ने कानून बना करके सती प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और आगे चल करके 1830 ईस्वी में यह नियम मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती को नहीं, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी, तो 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। A 1764, B 1789, C 1858 या D 1868। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B 1789 में एक घोषणा के माध्यम से बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। A अपहरण की नीति द्वारा, B युद्ध द्वारा, C सहायक संधि द्वारा या फिर D कुप्रशासन के आधार पर। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोक देते। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग 120 या 115 प्रश्न है मेरे ख्याल से इस चैप्टर में, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल आप लोगों के लिए लेक्चर्स बड़े हो जाते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं। 1 सेकंड रुकिए, बताता हूँ कितने प्रश्न हैं। इसमें लगभग 116 प्रश्न हैं, तो एक पार्ट इसका आपको शाम को दे देता हूँ या कल सुबह एक पार्ट आपको दे देता हूँ। फिलहाल ये सोच रहा हूँ अभी आपको दे दूँ। चलिए, तो फिलहाल यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए, कई बार इसको बताया गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।